नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कीर्तिका यादव A2P रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड से आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में। रेरा क्या है, ये कैसे काम करता है और रियल एस्टेट में इसे आ जाने से क्या बदलाव आए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के मकसद से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा को लागू किया गया। आज हम आपको बता रहे हैं कि घर खरीदारों, बिल्डरों और ब्रोकर्स पर इसने क्या प्रभाव डाला है और इस कानून के तहत सजा का क्या प्रावधान है। भारत सरकार ने 26 मार्च 2016 को रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट 2016 अधिनियमित किया और इसके सभी प्रावधान 1 मई 2017 से लागू हो गए। सभी बिल्डर्स को कहा गया कि वे जुलाई 2017 तक अपने प्रोजेक्ट्स को रेरा के तहत रजिस्टर कराएं। जो रियल एस्टेट एजेंट्स इसके दायरे में आते हैं, वे अब भी खुद को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कई राज्यों को अब भी इस कानून के नियमों को नोटिफाई करना है और डेवलपर्स, प्रमोटर्स को अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड कराना है। आइए जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है रेरा। काफ़ी वक्त से घर खरीदार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि रियल एस्टेट की लेन देन एक तरफा और ज़्यादातर डेवलपर्स के हक में थी। रेरा और सरकार के मॉडल कोड के मकसद मुख्य बाजार में विक्रेता और संपत्ति के खरीदार के बीच न्याय संगत और सही लेन देन तय करना है। उम्मीद की जा रही है कि रेरा बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर रियल एस्टेट की खरीद को आसान बनाएगा, साथ ही राज्यों के प्रावधान और केंद्रीय कानून की भावना को कमजोर नहीं करेंगे। रेरा भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहला रेगुलेटर है। रियल एस्टेट एक्ट के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रेगुलेटर और नियमों का गठन करेंगे, जिसके मुताबिक कामकाज होगा। अब बात करते हैं कि क्या है रेरा। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा को भारतीय संसद ने पास किया था। रेरा का मकसद घर ग्राहकों के हित की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है। राज्यसभा ने रेरा को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च 2016 को पास कर दिया था। 1 मई 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई 2016 और बाकी 1 मई 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था। घर खरीदारों पर क्या होगा रेरा का प्रभाव, इसके कुछ अहम अनुपालन है, आइए जान लेते हैं। कोई भी अतिरिक्त इजाफा या परिवर्तन के बारे में आवांटियों को सूचना देना। किसी भी इजाफे या बदलाव के बारे में 2/3 आवांटियों की मंजूरी की जरूरत होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन से पहले किसी तरह का लॉन्च या विज्ञापन नहीं किया जाएगा। अगर बहुमत अधिकार तीसरे पक्ष को ट्रांसफर किया जाना है तो 2/3 सहमति की जरूरत होगी। प्रोजेक्ट प्लान, लेआउट, सरकारी मंजूरी और लैंड टाइटल स्टेटस और उप ठेकेदारों की जानकारी साझा करना। वक्त पर प्रोजेक्ट का पूरा होकर ग्राहक को मिल जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। 5 साल की दोष दायित्व अवधि के कारण कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में इजाफा। ब्योरेवार समय या काफ़ी फ्लैट्स बिक जाने के बाद RWA का गठन। इस कानून का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि फ्लैटों, अपार्टमेंट्स आदि की खरीद के लिए एकीकृत कानूनी व्यवस्था मुहैया कराता है, साथ ही पूरे देश में उसका माननीकरण करता है। अब आपको इस कानून की मुख्य बातों के बारे में बताते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना। रियल एस्टेट के लिए सही रेगुलेटर जैसे कैपिटल मार्केट के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ज़रूरत काफ़ी लंबे वक्त से थी। इस कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसका मकसद ग्राहकों के हित की रक्षा करना, जमा किए गए डाटा को संग्रहित करना और मजबूत शिक्षा निवारण प्रणाली बनाना है। समय की बर्बादी को रोकने के लिए प्राधिकरण को अधिकतम 60 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है। यह सीमा तभी बढ़ाई जा सकती है अगर देरी का कोई कारण दर्ज हो। इसके अलावा रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय कानून के मुताबिक सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जहां विकसित होने वाला कुल क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा
या किसी भी चरण में 8 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स बनने अनिवार्य हैं का अपने राज्य को रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जिन मौजूदा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त प्रमोटर्स को प्रोजेक्ट्स की जानकारी जैसे ज़मीन की स्थिति, प्रमोटर की जानकारी, अप्रूवल पूरा होने का समय इत्यादि बतानी होगी। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी मंजूरियां मिल जाएंगी, तब प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है। रिजर्व अकाउंट प्रोजेक्ट्स में देरी होने का सबसे मुख्य वजह है एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा कर उसे दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रोमोटर्स को प्रोजेक्ट का 70% पैसा अलग रिजर्व अकाउंट में रखना होगा। इस खाते की राशि को सिर्फ जमीन या निर्माण के कामों में ही खर्च किया जा सकता है। किसी पेशेवर को इस सर्टिफाइड कराना भी जरूरी है। कितना काम पूरा हुआ, इसकी जानकारी प्रमोटर्स को नियमित अंतराल पर नियामक को देनी होगी। टाइटल रिप्रेजेंटेशन प्रोमोटर्स को अब सही टाइटल और ज़मीन पर रुचि के लिए सकारात्मक वारंटी बनानी होगी, जिसे बाद में घर खरीदार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत टाइटल की खोज की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें टाइटल और प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स में निवेश कर दिया जाता है। इंश्योरेंस भी हासिल करनी होगी, जिसका मुनाफा बिक्री समझौते के निष्पादन के बाद अलॉटी को दिया जाना चाहिए। बिक्री समझौते का माननीकरण इस कानून के तहत प्रोमोटर्स और घर खरीदार के बीच बिक्री समझौते का मानक मॉडल है। मिसाल के तौर पर प्रोमोटर्स ने घर खरीदारों के लिए कई धाराएं डाली। पेनाल्टी इस कानून का उल्लंघन ना हो, इसके लिए सख्त जुर्माना, प्रोजेक्ट की लागत का 10% का प्रावधान है। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख सकेंगे ग्राहक। रेरा के लागू होने के बाद घर खरीदार रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस मालूम कर सकेंगे। प्रोजेक्ट्स में जो उनके लिए सज़ा जैसी थी, लेकिन प्रोमोटर्स अगर कोई गलती करते थे तो उन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती थी। लेकिन ऐसे क्लॉज अब बीते दिनों की बात हो जाएंगे और घर ग्राहकों को भविष्य में एक संतुलित एग्रीमेंट मिलेगा। रेरा के तहत कारपेट एरिया की परिभाषा जान लेते हैं। प्रॉपर्टी का एरिया 3 तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है: कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया। इसलिए जब भी बात प्रॉपर्टी खरीदने की आती है तो आप क्या चुकाएंगे और आपको क्या मिलेगा, इसके बीच काफ़ी फर्क होता है। महाराष्ट्र रेरा के चेयरमैन गौतम चैटर्जी ने कहा, अब यह सभी बिल्डर्स के लिए अनिवार्य है कि वे अपार्टमेंट्स का साइज कारपेट एरिया, 4 दीवारों के बीच का एरिया के आधार पर बताएं। इस्तेमाल होने वाले एरिया में टॉयलेट एवं किचन भी शामिल होंगे। इससे पारदर्शिता आएगी जो पहले नहीं थी। रेरा के मुताबिक कारपेट एरिया किसी अपार्टमेंट का इस्तेमाल होने वाला एरिया होता है, जिससे बाहरी दीवारों का एरिया, सर्विस शाफ्ट, बालकनी और वरांडा एरिया शामिल नहीं होते। फ्लैट के अंदर की दीवारों का एरिया इसका हिस्सा होता है। सुमेर ग्रुप के सीईओ राहुल शाह ने कहा, रेरा की गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्डर्स को सटीक कारपेट एरिया की जानकारी देनी होगी ताकि ग्राहकों को यह पता चल सके कि वह किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। लेकिन कानून के तहत बिल्डर्स को कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना अनिवार्य नहीं है। तो आइए जान लेते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर रेरा का क्या असर रहेगा। शुरुआती बैकलॉग, प्रोजेक्ट्स की बढ़ी हुई लागत, चुस्त नकदी, पूंजी की लागत में इजाफा, एकत्रीकरण, प्रोजेक्ट लॉन्च टाइम में बढ़ोतरी। शुरुआती तौर पर मौजूदा और नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन पर काफ़ी काम करना होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे हुए प्रोजेक्ट्स का स्टेटस, प्रोमोटर्स की जानकारी, विस्तृत निष्पादन योजना तैयार करने की ज़रूरत है। रेरा के आने से घर खरीद से जुड़ी सभी विवादों का निपटारा स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल करेगा। ऐसे मामलों के लिए सिविल कोर्ट या कंज्यूमर फोरम का सहारा नहीं लिया जाएगा। मामलों के तेजी से निपटारे के लिए रेरा ने मूल सिद्धांत तय किए हैं।
इसकी सफलता वक्त पर विवादों को निपटारा करने वाली संस्थाओं का गठन और कैसे इन विवादों को सुलझाया जाएगा, इस पर निर्भर करेगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल A2P रियल टेक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीर्तिका यादव, A2P रियल टेक से। धन्यवाद।